नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज है महाशिवरात्रि और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भोलेनाथ से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहें और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप मेहनत करें और जिंदगी में आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो आज की कक्षा में हम विज्ञान का जो आपका 12वां पाठ है, विद्युत धारा और प्रतिरोधों का संयोजन, उसके समस्त सूत्रों को जानेंगे और किस प्रकार से उनमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो भी जानेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो बच्चों, फरवरी हुई फुर और आज है 1 मार्च। तो अब आपके लिए जो आज को गिने यदि हम, तो 30 दिन आपके पास है पढ़ाई के लिए। तो आप इनमें अच्छी तरह मेहनत करें और एक एक जो है वो पल को आप अच्छी तरह जो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे करके और इसमें लगाएं आप, ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सकें। तो विद्युत धारा जो है वो हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का जो संकेत होता है वो हम उसको I से व्यक्त करते हैं। तो I बराबर आवेश प्रवाह की दर होती है, तो Q/T हो गया। और आप जानते हैं कि Q होता है आवेश, तो आवेश और समय को हम मापते हैं सेकंड में। तो ये समय हो गया आपके पास। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप जो विद्युत धारा का मात्रक जो बनेगा, तो आवेश को हम कूलॉम में मापते हैं और समय को यदि सेकंड में मापे हम, तो जो है वो ये आप देख सकते हैं कि कूलॉम प्रति सेकंड हो गया। और इसको जो एम्पियर ने इसको नाम दिया था, तो कूलॉम प्रति सेकंड को एक नाम दे दिया गया एम्पियर। तो इस प्रकार से आप एक एम्पियर की भी परिभाषा याद रखें कि यदि 1 कूलॉम आवेश 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है, तो उसको अपने कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि Q जो होता है वो आवेश होता है, आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक आवेश की इकाई होती है, उसमें अपना एक उनकी संख्या में होता है वो। तो यदि n इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो है वो Ne कहें हम, तो Q जो है वो आवेश n इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, हमेशा आप याद रखें कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम होता है। ये भी आप हमेशा याद रखें। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा के मात्रक को जो है, विद्युत धारा के सूत्र को जो है वो I बराबर हम कह सकते हैं Ne/T। ठीक है, तो Q के स्थान पर Ne लिख सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर कोई छोटे मोटे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में जैसे समय देकर के, यानी 2 सेकंड में कुछ 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा याद रखना है और संख्या आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, जो हमारा हिस्से में विद्युत विभव और विभवांतर। तो विद्युत विभव और विभवांतर में ये अंतर है कि अनंत से किसी एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में जो लाने के लिए कार्य करना पड़ता है किसी बिंदु तक, उसे विद्युत विभव कहते हैं। और किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको जो है विभवांतर कहते हैं। तो यदि हम विभवांतर को V से व्यक्त करें, तो आप देखें कि यदि हमें Q आवेश को लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एकांक धन आवेश के लिए जो कार्य करना पड़ेगा V बराबर W/Q हो गया। और चूंकि W जो है वो कार्य होता है और आवेश Q आवेश होता है, तो इस प्रकार से जो है वो, यदि आप इसके इकाई की बात करें तो कार्य को हम जूल में मापते हैं और आप देखें कि आवेश को हम कूलॉम में मापते हैं। तो इस प्रकार से जूल प्रति कूलॉम हो गया और वोल्ट ने इसे नाम दे दिया वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलॉम होता है। या इसको अपने कहें कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से ये भी आप सूत्र याद रखें। इसमें विभवांतर हो गया, आवेश हो गया, कार्य हो गया। तो इनमें से कोई 2 चीजें देकर के तीसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखें। और इसके बाद हम बात करेंगे ओम के नियम की। तो बच्चों, ओम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत विभव और विभवांतर और विद्युत धारा में एक संबंध बताया था। तो उसने बताया था कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर जो होता है वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है।
यानी यदि विभवांतर अधिक होगा तो विद्युत धारा भी अधिक होगी, और यदि विद्युत धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। तो इस प्रकार के समानुपाती संबंध को यदि आप अनुपात में व्यक्त करें तो हम देखेंगे कि V/I का मान जो होता है वो हमेशा जो है एक नियतांक प्राप्त होता है, तो उसको R से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से R बराबर हमारे पास हो जाता है V/I, और आप जानते हैं कि V जो है वो वोल्ट में होता है और I जो विद्युत धारा होती है वो एम्पियर में होती है। तो इस प्रकार से जो ये आपके पास एक चीज बन रही है R, इसको वोल्ट/एम्पियर कह सकते हैं, और ओम ने इसको नाम दे दिया ओम। ठीक है, तो ओम का जो संकेत इस प्रकार से लिखते हैं। तो उसने बताया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके किसी प्रतिरोध के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे 1 ओम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो R है ये प्रतिरोध होता है और इसकी इकाई होती है ओम, जिसको आप याद रखें कि ये जो संक्षिप्तीकरण है इनका, जैसे 1 एम्पियर के बराबर जो कूलम्ब/सेकंड होता है, ये निश्चित रूप से परीक्षा में इनमें से एक आधी चीज जरूर पूछी जाती है। जैसे आप जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं, इसी प्रकार वोल्ट/एम्पियर को जो है आप ओम कहते हैं। तो इनमें से एब्रीविएशन निश्चित रूप से पूछी जाती है, ये भी आप याद रखें। और इसके बाद बात आती है कि प्रतिरोध जो है वो किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधों की निर्भरता, तो बच्चों प्रतिरोध जो होता है आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत चालक जो होता है उसमें विद्युत धारा बहने के लिए जो मार्ग में बाधा आती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक तार का वो क्या होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी यदि प्रतिरोध की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। और साथ में आप ये कहें कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो पार्श्व काट होता है किसी भी चालक तार का उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो आप देखेंगे कि R जो है वो समानुपाती हो गया L/A। और आप जानते हैं कि समानुपाती संबंध जो है वो किसी नियतांक के लिए बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इनको यूं लिखें कि R को A से गुणा करके L का भाग देंगे यदि, तो R गुणा A/L अपने लिखें तो ये एक नियतांक प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं रो। ठीक है, इसका नाम रो जो होता है, ये क्या चीज है इसको समझेंगे हम। तो यदि आप ऐसे सोचें कि यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर ले लेते हैं और लंबाई को हम 1 मीटर ले लेते हैं, तार की लंबाई को, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये R गुणा 1/1 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा रो के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो R प्राप्त होता है वो रो के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि रो जो है वो एक प्रकार से विद्युत का चालक का प्रतिरोध होता है जो निश्चित परिस्थितियों में होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उस चालक के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको। तो ठीक है, इसको आप याद रखें, विशिष्ट प्रतिरोध। और अब हम बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की यदि बात करें तो चूंकि रो बराबर आप देख सकते हैं कि आपके पास होता है R गुणा A/L। तो R जो है आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, ओम में प्रतिरोध का इसका जो मात्रक ओम होता है और ये वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल जो होता है, और लंबाई जो मीटर में होती है। तो इस प्रकार से m को m से यदि आप कैंसिल करें तो ये आपके पास बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये केवल जय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या उसकी ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें लंबाई जय फिक्स हो जाती है तो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये भी आप याद रखें। इसके द्वारा जो आपको सवाल काफी पूछे जा सकते हैं कि यदि लंबाई को दुगना कर दें तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ा दें घटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो इसके द्वारा पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो बच्चों, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का मतलब यहाँ पर है कि यदि हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध इस प्रकार से है और एक और प्रतिरोध इस प्रकार से और एक इस प्रकार से और प्रतिरोध, यदि इसको हम R1 नाम दे दें, इसको R2 नाम दे दें और इसको R3 नाम दे दें, तो यदि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ दें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से और दूसरे का दूसरा जो है वो तीसरे के पहले से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन जो है वो श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़ने के बाद प्रतिरोध जो है एक पथ बनाते हैं।
तो इसमें विद्युत धारा जो है वो समान रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विद्युत धारा जो है इनमें समान रहेगी और विभवांतर जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसमें विभवांतर जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये आप अच्छी तरह याद रखेंगे, इसमें छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं इस प्रकार से। तो आप यदि ऐसे किसी विद्युत परिपथ को यदि हम क्या करें, किसी V वोल्ट की बैटरी से संयोजित करते हैं और मान लें कि एक बार परिपथ में विद्युत धारा I बह रही है और तुल्य प्रतिरोध जो है इनका R हो, तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है। ओम के नियम का जो सूत्र हो गया आपके पास V बराबर IR जो है वो, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। और फिर हम देखेंगे R1 के सिरों पर विभवांतर जो कितना होगा। तो R1 के सिरों पर जो विभवांतर होगा सिरों पर, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि V1 नाम दें इसको और विद्युत धारा सब में समान होगी, इसका प्रतिरोध R1 है। तो इस प्रकार से V1 बराबर IR1 हो गया। इसी प्रकार से R2 के सिरों पर जो होगा, तो R2 के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो आप देख सकते हैं कि V2 बराबर क्या होगा, I गुना R2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दें। इसी प्रकार से R3 के सिरों पर जो विभवांतर होगा उसको आप नाम दे सकते हैं V3। तो इसको V3, तो इस प्रकार से जब वो IR3 हो जाए, क्योंकि विद्युत धारा सब में समान है, तो इसको आप नाम दे दें समीकरण नंबर 4। अब आप देखेंगे चूंकि कुल विभवांतर आपके पास जो है वो V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 निकल कर के आएगा। और इसको समीकरण नंबर 5 दे करके यदि हम इसमें सभी समीकरणों के मान रखते हैं तो V बराबर IR होता है, और V1 बराबर हमने देखा कि IR1 है, और V2 बराबर IR2 है, और V3 बराबर IR3 है। तो इस प्रकार से I इनमें सभी के कैंसिल हो जाएगी। तो अंततः आपके पास जो तुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि कुछ प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका सभी का जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्रतिरोधों के सीधे योग के बराबर होता है। तो ये आप इसका निष्कर्ष हमेशा याद रखें। और इसके द्वारा जो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के पूछ सकते हैं, विद्युत धारा पूछ सकते हैं, इनमें से कोई दो चीजें देख करके तीसरी चीज पूछ सकते हैं। तो इसके प्रश्नों पर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो ये था प्रतिरोधों का जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन, और उसमें तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और अलग अलग प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है या पार्श्व क्रम संयोजन होता है उस पर चलते हैं। तो प्रतिरोधों की पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन की अपनी बात करें तो यदि इस प्रकार से आपके पास 3 प्रतिरोध है जिनको हम इस प्रकार जोड़ दें कि उनके सभी के पहले सिरे आप एक साथ जोड़ दें और सभी के दूसरे सिरे जो है वो एक साथ जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वो कहलाता है आपका पार्श्व क्रम संयोजन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें विद्युत परिपथ में 3 भाग बन जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि चूंकि 3 अलग अलग इसमें पथ हो गए, तो इसमें जो विभवांतर सभी का समान रहेगा, क्योंकि सबके सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक ही वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जा सकता है। तो विभवांतर इसमें जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। और विद्युत धारा चूंकि अलग अलग पथ बन गए तो इसमें विद्युत धारा जो है वो भिन्न हो जाएगी, और जो चीज अलग अलग होती है, भिन्न होती है, उसी को मापना पड़ता है। तो विद्युत धारा जो है इसमें भिन्न हो जाएगी। तो आप यदि कल्पना करें कि इस विद्युत परिपथ को हमने V वोल्ट के किसी युक्ति से जोड़ दिया, और यदि परिपथ में एक बार I धारा माने और तुल्य प्रतिरोध को हम R माने, तो ओम के नियम से जो है वो आप जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, और इसको हम I के बराबर यदि प्रतिस्थापित करें तो V बटे R हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहली समीकरण होगी। फिर हम ये देखें कि R1 में धारा कितनी है। ठीक है, अब प्रतिरोध पहला जो है, तो R1 में विद्युत धारा जो है वो कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि सभी के सिरों पर विभवांतर समान है, तो विद्युत धारा I1 जो होगी V बटे R1 होगी। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और इसी प्रकार R2 में जो विद्युत धारा होगी वो I2 जो है वो कितनी हो जाएगी, V बटे R2 हो जाएगी, क्योंकि सभी में विभवांतर समान है। और फिर हम देखें कि R3 जो है उसमें विद्युत धारा कितनी होगी। तो R3 में विद्युत धारा जो है वो I3 जो है वो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी V बटे R3। तो इस प्रकार से इसको समीकरण आप नंबर 4 दे दें।
और फिर आप चूंकि सभी में कुल विद्युत धारा जो परिपथ में बह रही है वो तो I है, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 5 दे करके नाम और सभी के मान यदि आप इसमें रखेंगे तो I बराबर हम क्या रख सकते हैं, V बटे R रख सकते हैं। तो आप ये देखें कि V बटे R हो गया और I1 बराबर V बटे R1 हो गया और I2 बराबर V बटे R2 हो गया और I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी में V कैंसिल करें तो इस प्रकार से 1 बटे R बराबर आएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के समान होता है। तो ये निष्कर्ष इसका याद रखें आप। और इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालें तो आप इस प्रकार के सूत्रों काम में ले सकते हैं। और फिर यदि विद्युत धारा पूछे कि R1 में विद्युत धारा कितनी है या R2 में कितनी है तो आप इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके बाद प्रतिरोधों के संयोजन के बाद हम चलते हैं विद्युत शक्ति पर। तो बच्चों विद्युत शक्ति का मतलब है कि कोई भी विद्युत युक्ति या कोई भी विद्युत उपकरण है उसके जो कार्य करने की दर होती है। तो यदि विद्युत शक्ति को हम पावर यानी P से नोट करें तो उसके कार्य करने की जो दर होगी यानी W बटे T। तो W कार्य हो गया, T समय हो गया। तो इस प्रकार से विद्युत शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। तो आप जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक यदि हम सेकंड माने तो जूल प्रति सेकंड हो गया और जूल प्रति सेकंड जो उसको हम नाम देते हैं वॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो 1 सेकंड में यदि कोई युक्ति 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति को हम 1 वॉट कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 वॉट जो इसका छोटा मात्रक होता है शक्ति का। और फिर यदि हम बात करें कि आप जानते हैं कि हमने विभवांतर में पढ़ा था कि V बराबर W बटे Q होता है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं VQ। ठीक है, तो इसको अभी यदि हम यहाँ पर लिखें तो V बराबर हो जाएगा, P बराबर आपके पास हो जाएगा VQ बटे T। और आप जानते हैं कि Q बटे T जो होता है आप जानते हैं कि वो होता है विद्युत धारा होती है। तो इस प्रकार से हम P को हम लिख सकते हैं VI। ठीक है बच्चों, और VI जो है यदि हम ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है। तो यदि हम V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो यही जो सूत्र है वो आपके पास क्या बन जाएगा, V की जगह R रखने से I स्क्वायर R हो जाएगा। और यदि हम इसी सूत्र में आप देखें कि यदि हम I को इसके अंदर जो है वो I बराबर हम इसी सूत्र से क्या रख दें, V बटे R रखें तो यही सूत्र आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R बनेगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि यदि कुछ युक्तियों को जो है वो जिसकी प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, निश्चित विभवांतर के अंदर। तो ये आप याद रखें। अब हम शक्ति के बड़े मात्रकों की बात करते हैं। तो बड़े मात्रकों में बात करें विद्युत शक्ति की तो आप जानते हैं कि एक जो अश्व शक्ति होती है या जिसको अपने हॉर्स पावर कहते हैं तो वो जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। ये भी आप याद रखें। और फिर उसके बाद और बड़े मात्रकों की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो है वो ये विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि 1 किलो का मतलब हो गया 1000 और वॉट। और फिर आप देखें कि इसमें जो घंटे को हम यदि सेकंड में व्यक्त करें तो आप जानते हैं कि 36 हो गया। इस प्रकार से वॉट सेकंड हो गया। और वॉट सेकंड जो होता है वो आप जानते हैं कि वो जो होता है वो जूल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर किनको गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से 4 जीरो लगेंगे, यहाँ पर 5 जीरो हो जाएंगे। तो इतने वॉट सेकंड हो गया। और वॉट सेकंड को आप क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट घंटा जो है वो यदि इसको मानक रूप में लिखे तो 3.6 इंटू 10 की घात जो है वो आपके पास हो जाएगी 6 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप याद रखें। अब यदि किलोवाट घंटा में जब विद्युत शक्ति को मापा जाता है तो इसको एक यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, या इसको हम कहते हैं 1 यूनिट। तो इस प्रकार से जो है यूनिट खर्च जब निकाला जाता है किसी युक्ति के द्वारा, जब विद्युत शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उसका 1 यूनिट विद्युत खर्च जो है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। विद्युत खर्च जब आप ज्ञात करें
तो विद्युत खर्च जब यूनिट में आप ज्ञात करें तो किसी युक्ति के द्वारा, तो आप देखें कि या घर में जब हम ज्ञात करें कितनी यूनिट खर्च होगा, तो जिस युक्ति के द्वारा जो हम विद्युत खर्च का उपयोग ज्ञात कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है आपके पास, तो संख्या इंटू उसकी शक्ति इंटू वो कितने घंटे चलती है, ठीक है, घंटा बटे 1000। तो आप समय को हमेशा घंटे में रखेंगे। तो इस प्रकार से जब प्रश्न करें तो इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम यूनिट खर्च वाले सवालों को करेंगे। तो इसमें आप देखें कि मान लीजिए आपके घर में 5 LED है और उनको वो प्रत्येक की शक्ति 8 मान लीजिए वॉट है और वो प्रतिदिन 12 घंटे चलती है। तो 8 गुना, आप जानते हैं कि 5 गुना 8 गुना 12 बटे 1000, उसके द्वारा जो यूनिट खर्च कितना होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम यदि 30 दिन का ज्ञात करना हो 30 से गुणा कर देंगे, और फिर यूनिट का यदि आपको चार्ज दे रखा है कितने यूनिट प्रतिदिन खर्च होता है, तो वो भी आप इस सूत्र से अलग अलग युक्तियों का निकाल करके उनको जोड़ करके और विद्युत खर्च आप जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो मतलब जूल के तापन नियम का प्रयोग जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको गर्म करती है, क्योंकि उसको बहने के लिए उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य जो ऊष्मा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी विद्युत युक्ति की शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर आप जानते हैं कि कार्य करने की दर होती है, और इसको यदि हम W के बराबर यदि रख के देखें तो वो P गुणा T हो जाती है। तो आप तिरछा गुणा करेंगे तो इस प्रकार से जो ये किया गया कार्य है किसी युक्ति के द्वारा T सेकंड में किया गया जो कार्य होता है वो ऊष्मा में बदल जाता है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से ऊष्मा को यदि हम जो है वो H से व्यक्त करें तो इस प्रकार से H बराबर हो जाता है आपके पास P गुणा T। ठीक है, तो यही जो ऊष्मा होती है, जो कार्य होता है वो ऊष्मा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि H बराबर हमारे पास हो जाता है P को हम VI, क्योंकि P बराबर VI होता है, VI गुणा T हो गया। और यदि हम V को ओम के नियम से IR लिख दें तो आप जानते हैं कि यही जो ऊष्मा का सूत्र होता है वो किसमें बदल जाएगा, वो I स्क्वायर और R गुणा T में बदल जाएगा। और यदि हम I बराबर आप जानते हैं कि V बटे R रख दें ओम के नियम से यहाँ पर, तो यही जो ऊष्मा जो है वो किसमें हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R गुणा T हो जाएगी। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रतिरोध कम होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात जिनका प्रतिरोध कम होता है उनकी शक्ति ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जूल ने ये बताया था कि किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा जो के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उसके विभवांतर और विद्युत धारा के और समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगी तो भी ऊष्मा ज़्यादा होगी। जितने समय तक जितनी कार्य करेगा तो वो भी जो है वो उसमें विद्युत धारा क्या ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों को नोट करें। तो आज के लगभग वीडियो में मैंने सभी चीज़ों का समावेश करने की कोशिश की, जितने भी सूत्र हैं तो आप इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करें। उनके प्रश्न जब हम करेंगे तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह नोट होने चाहिए। मैंने सभी के जो है वो आप देखें कि मैंने यूनिट भी बताया उनके, यानी उनको हम कैसे मापेंगे उनकी इकाई को भी बताया सबको, और सूत्रों को अच्छी तरह जाना। तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखें आप, ठीक है, और लगातार चैनल को आप देखते रहिए और इस पर बने रहिए, और कमेंट और लाइक जरूर किया करें बच्चों, और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में जितने भी सूत्र हैं उनको आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे एक इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक नमस्कार।